कस्तूरबा नगर में मामूली विवाद बना जानलेवा। झगड़े में युवक का सिर फोड़ा, मां भी घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दी जांच। गांधीनगर मार्केट में आग की घटनाओं से व्यापारियों में रोष। व्यापारी बोले, फायर स्टेशन न होने से समय पर नहीं पहुंची मदद। बार बार आग्रह के बावजूद नहीं मिला फायर स्टेशन। क्लासरूम घोटाले पर विपक्ष ने आप पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता बोले, घोटालों की आप पार्टी है। बीजेपी का आरोप है कि 5 लाख की जगह 28 लाख में बना है क्लासरूम। ककड़ुमा कोर्ट में चालान निपटारे के लिए चल रही स्पेशल बेंच। वकीलों ने कहा, समय बढ़े तो घट सकती है चालान पेंडेंसी। लोगों को राहत देने के लिए कोर्ट ने उठाया खास कदम। सिलेबस में बदलाव से बच्चों की पढ़ाई पर असर। तीसरी, 5वीं और 7वीं की किताबें अब तक उपलब्ध नहीं। किताबों के इंतजार में छात्र और पेरेंट्स परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक 2 स्थानीय लोगों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक शख्स ने दूसरे के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पीड़ित बुरी तरह घायल हो गया, साथ ही उसकी मां को भी चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मां बेटे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 308 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों के बीच पहले से कुछ विवाद चल रहा था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। जब मेरी किराएदारनी ने कहा आपके जेठ की ना नीचे लड़ाई सी हो रही है, तो मैं आई तो ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे। मैंने अपनी सास को बोला कि वो जेठ की लड़ाई हो रही है, आप छुड़वा दो। वो आई, वो प्यार से बोलने लगी कि तुम आस पड़ोस में रहते हो, वो ऐसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलती रही तो उसने मतलब कि छुड़वा के वो करने लगी, तो कह रहा मैं तो तेरे खून लगूंगा। उसको धमकी देने लग गया, कहती अच्छा मैं तेरे हाथ तो मर जाऊंगी, तो उसको तो छोड़। वो करते करते इनकी हाथापाई सी हो रही थी। उन्होंने हटा के जेठ को हटा दिया। उसके बाद उन्होंने उसको ढा के उसको चक चक मार मार के उसके सारे सर खाने लग गया। उसके आँखों में वे सारे खूनम खून भर गया, सारा उसके कपड़े सब खूनम खून हो गए। उसके बाद जाके वो मेरे वो जेठ आए, उन्होंने बचाव किया अपनी मम्मी का। इतनी में हम लोग सारे पुलिस को फ़ोन करते रहे कि कोई पुलिस आके बीच बचाव कर दे, कोई आस पड़ोस का बीच बचाव कर दे, कोई नहीं आया। और हम इतने परेशान हो रहे हैं। फिर वो मेरे जेठ जब बचाव करने, उसको भी पत्थरों से मारने लग गया, ईंट या पत्थर जो भी हाथ में आ रहा है उसको मारे जा रहा है। जो उसके मन में आ रहा है वैशीपन दिखाए जा रहा है। हाँ, एवरी टाइम कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। मतलब ये हाँ, स्लम एरिया बना रखा है ना। उधर की साइड पॉश है, बट इधर की साइड स्लम एरिया है। पूरा खराब सट्टा चलता है और यहाँ पर ये सब नशेड़ी बैठते हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? अभी आपके सामने आए हैं, फॉरेंसिक वाले आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं। सब कुछ यहीं कूड़ कबाड़ मचा रखा है यहाँ पर। कल तो फ़ोन किया बट कल नहीं आए उनको। हम लोग जब GTB हॉस्पिटल में गए थे तो इनको भी 4-5 स्टिचेस आए हैं। गांधीनगर की भीड़भाड़ वाली मार्केट एक बार फिर आग की चपेट में आ गई, लेकिन सवाल सिर्फ आग नहीं बल्कि व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। बुधवार दोपहर करीब 2:10 पर एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने तेजी से फैलकर 2 और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। इस पर जब व्यापारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गांधीनगर जैसी भीड़ भाड़ वाली और घनी आबादी वाली मार्केट में अब तक खुद का फायर स्टेशन नहीं होना एक बड़ी लापरवाही है। व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने पहले भी फायर अधिकारी अतुल से अनुरोध किया था कि यहां छोटी दमकल गाड़ियां तैनात की जाएं ताकि ऐसी घटनाओं पर तुरंत काबू पाया जा सके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
आग लगने से जिस दुकान में हादसा हुआ उसका लाखों का माल जलकर खाक हो गया। सभी दुकानें कपड़े की थीं, जिससे नुकसान और भी ज्यादा हुआ। राहत की बात यह है कि अब आग पर काबू पूरी तरह पा लिया गया है और बाजार में यातायात और साफ सफाई सामान्य कर दी गई है। एसी में थोड़ा सा क्या नाम है आग लगी थी, वो आग हमारे आंखों के सामने ही जो है फैलना प्रारंभ हो गई थी। और फ़ौरन उसी समय जब हम लोगों ने फ़ोन किए हैं तो एसएचओ साहब प्रफुल्ल क्या नाम है झा जी और उनका स्टाफ, मुश्किल से देखा जाए तो आग लगने के 7 से 8 मिनट के अंतराल में जो है वहाँ उपस्थित थे और 1 से 2 मिनट के अंतराल में जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी 2 आ गई थी। जो 2 गाड़ियाँ आई थी उन गाड़ियों ने आग को काफ़ी जल्दी कंट्रोल किया, किंतु तीसरी गाड़ी जो आई उसमें आने में थोड़ा सा विलम्ब रहा। उसके कारण ये बताया जाता है कि भाई उस समय स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी, जो कि महिला कॉलोनी के सामने 2-3 स्कूल हैं। और कुछ क्या ना होता है कि ऐसे समय में जो मेन रोड जो इधर से ब्लॉक कर दिया गया था, उसके कारण से जो ट्रैफिक था, लोडिंग वाले जो रिक्शे वाले थे, ई रिक्शे वाले थे, उन सब ने जो है अव्यवस्था फैला दी, जिसके कारण से थोड़ा वहाँ जाम भी रहा। और पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए उस जाम को खुलवाते हुए और गाड़ियों की व्यवस्था बनाते हुए, वो ज़रूर मैं कहूँगा कि वहाँ थोड़ा सा क्या है कि ट्रैफिक जाम की वजह से, बच्चों की स्कूल की छुट्टियों की वजह से वो विलम्ब जरूर रहा। आज की क्या स्थिति है? वर्तमान की स्थिति है कि दुकानदार को हम फायर ब्रिगेड वालों ने या पुलिस प्रशासन ने फ़ौरन उसी समय कहा था कि भी आप अपनी दुकानें जाके चेक कर लो। तो लगभग जो है तीनों दुकानदारों ने क्या नाम है साईं सुदर्शन वालों ने और क्या नाम है शिव दर्शन वालों ने और चावला क्लॉथ हाउस वालों ने, तीनों दुकानदारों ने जो है अपनी दुकान ऊपर तक जाके टॉप तक जाकर देख ली थी। वो सब संतुष्ट हो गए थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उनका स्टाफ जो वहाँ से गया था, तो वो जब संतुष्ट हो गए, उनको आश्वस्त कर दिया गया दुकानदारों को, तब उनका जाना हुआ। और पुलिस प्रशासन भी, एसएचओ साहब जो है मौके पर खड़े रहे। देखिए, अब कल बहुत दुखद घटना घटी है गांधीनगर के अंदर, जो मेन रोड और जनता गली पे आग लगी और मुझे को लगता है शायद उनकी पूरी दुकान जलकर खाक हो गई है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि गांधीनगर एक कंजेस्टेड एरिया है, बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट है, वहाँ पर दमकल गाड़ी आने में बहुत टाइम लगता है। तो वहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वहाँ आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में दमकल केंद्र बनाना चाहिए, जिससे कि वहाँ अगर आग कहीं लगती है तो दमकल गाड़ी जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे और आग पर काबू पाने की कोशिश करे। क्योंकि दुकान में एक आग लगती है लेकिन उसकी चपेटों में कई दुकानें आ सकती हैं, क्योंकि वहाँ कपड़ा मार्केट है। कपड़ा आपको पता सबसे जल्दी आग पकड़ता है। एक के बाद एक दुकानें चिपकी हुई हैं और आग लगने से वहाँ पर बहुत बड़ा हानि हो सकती है, जो कि कल हुई है। ऐसा अभी की क्या स्थिति? आप गए थे गांधीनगर, तो क्या स्थिति? देखो, मैं कल वहाँ पर गया था तो मैंने वहाँ देखा, बहुत दुखद है कि अब जो घटना घटी है घट गई। एसी के कारण घटी या इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट के करी, बहुत चीज़ें हैं। गर्मी का माहौल है तो आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अब गर्मी और बढ़ेगी तो और संभावनाएं बढ़ेंगी। तो मैं सभी दुकानदार भाइयों से कहूँगा कि अपनी सामान को ऐसा रखें कि इलेक्ट्रिक के दूर रखें, तारों से दूर रखें, एसी से दूर रखें। जहाँ भी आपकी वायर जा रही है उससे कपड़ों को दूर रखें, क्योंकि आगे ऐसी घटना ना घटे। क्योंकि दुकान में एक आग लगती है, नुकसान कईयों का होता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस दर्ज होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में जेल से बाहर आए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर एक बार फिर क्लासरूम घोटाले में नया मामला दर्ज हो गया है। इस मुद्दे पर जब हमारे संवाददाता ने राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पार्टी ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन ने आम आदमी पार्टी को घोटालेबाज बताते हुए कहा कि ये साबित हो गया है कि इनका असली चेहरा घोटालों से भरा है। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए पूछा कि अब जब सरकार उनकी है तो कार्रवाई कब होगी और दोषियों को जेल कब भेजा जाएगा। इधर बीजेपी नेता श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम पहले ही कहते आए हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। अब क्लासरूम घोटाले के जरिए सच्चाई सामने आ रही है। एक क्लासरूम जिसकी लागत लगभग 5 लाख होनी चाहिए थी, उसे 28 लाख रुपए में बनवाकर करोड़ों का घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां सिर्फ नेताओं पर ही नहीं बल्कि उन कॉन्ट्रैक्टरों पर भी कार्रवाई करें जिनके पास ये काम था, क्योंकि असली गुनहगार वही सामने ला सकते हैं। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें 12,748 नए क्लासरूम बनाए गए। केवल क्लासरूम बनाए गए हैं, एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया।
और जो क्लासरूम बनाए गए हैं, एक क्लासरूम में जिसकी बनाने की लागत मात्र 5 लाख के आसपास होनी चाहिए थी, उसकी लागत 28 लाख रुपए आई है। 2,829 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 800 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए थे। इतना बड़ा घोटाला। तो इस घोटाले में शामिल कौन है? जो क्लासरूम बनाने वाले 24 कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसमें अधिकतर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए पहले ऊंचे रेट पे कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर पीछे के रास्ते से अपने आकाओं को पैसा पहुंचाया। इसमें मुख्य रूप से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी शामिल हैं। इनके खिलाफ जांच चल रही है, इनके खिलाफ FIR हो चुकी है। जो 16,343 स्कूलों के क्लासरूम में 2,000 करोड़ रुपए का, ये बात तो साबित होगी आम आदमी पार्टी करप्ट पार्टी थी, उसके नेता करप्ट थे। अब दायित्व भारतीय जनता पार्टी पे आता है कि वो इस जो घपले को उजागर करे, यूरा कुश्ती का खेल ना करे, क्योंकि इस घपले के अंदर दिल्ली के स्कूलों के साथ करोड़ों रुपए का जो घोटाला करके आम आदमी पार्टी ने 2,000 करोड़ रुपए का रूम घोटाला करा, वो इस बात को उजागर करता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसके नेता बरसते। और इसके अंदर भाजपा कहीं ना कहीं साठगांठ के साथ पूरा कुश्ती का खेल खेल रही है, वो नहीं करना चाहिए और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए कानूनी दावपेच करना चाहिए। ककड़ुमा कोर्ट में एक स्पेशल बेंच लगाई जा रही है, जिसमें रोज शाम 5 से 6 बजे तक चालानों का निपटारा होता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने वकीलों से बात की, तो उन्होंने बताया कि इससे कुछ हद तक तो लोगों की परेशानी कम हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर समय थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा चालानों का निपटारा हो सकता है और चालान पेंडेंसी कम होगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ वकीलों ने कहा कि इवनिंग कोर्ट पूरी तरह से सफल नहीं हुई है, लेकिन अगर कोर्ट और कोशिश करे तो इससे ज़्यादा सफल बनाया जा सकता है। जी, इवनिंग कोर्ट्स इसके 2 पहलू हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही सफल हो रही है और कुछ लोग इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रहे। जो अगर हम अपने एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी के अकॉर्डिंग बात करें, जो न्यू एडवोकेट्स हैं वो इसका तो प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं, पर जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो आज भी थोड़ा टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़े से पीछे हैं, वो इसको यूज़ नहीं कर पा रहे, जिससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। कि एक क्लाइंट आया एडवोकेट के पास, सीनियर एडवोकेट के पास, उसने कहा कि वकील साहब मेरा ये काम करवा दीजिए, और उसके अंदर जो है वकील साहब ने पूरा ट्राई करा, बट वो उस ऐप को जो है साइट को यूज़ नहीं कर पा रहे। उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, क्लाइंट उनके पास नहीं रुक रहा। लोगों की अवेयरनेस इतनी नहीं हुई है, जितना लोग अदालत को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में प्रमोट किया जाता था, इस तरीके की चीज़ें मैंने देखी नहीं जो इवनिंग कोर्टों की हो रही है। अगर होएगी तो डेफिनेटली इसका जो 1 घंटे का प्रावधान आज है, तो क्या पता इन फ्यूचर वो 2 घंटे कर दें, या होल टाइम कोर्ट भी किया जा सकता है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इसमें सक्सीड कर रहे हैं। पहले कुछ लोगों के काफ़ी चालान पेंडिंग हो जाते थे, अब इसमें मेरे ख्याल से 70-80% का रेशो है। इसमें छोटी सी चीज़ इनिशिएट और कर देगा ना बात, कि जो चालान भुगते जाते हैं सामने, वो वर्चुअल की जगह अगर हम फिजिकली वहाँ पे एडवोकेट का उसमें वकालतनामा लगने लग जाए विद वेलफेयर, तो उसमें जो हमारे यूथ हैं, कुछ जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा इनिशिएट हो जाएगा। जो चालान लोक अदालत में नहीं हो पाते वो अब इवनिंग कोर्ट में हो रहे। मान के चलो 50, 60, 100 इतने लोग आ जाते हैं शाम तक। कितने संतुष्ट होते हैं, कितने ना संतुष्ट होते हैं? नहीं, संतुष्ट होकर ही जाते हैं। पिछले 2 सालों में NCERT ने कई क्लासेस के सिलेबस में बदलाव किए हैं, जिससे छात्रों, पेरेंट्स और किताब बेचने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस साल क्लास 3री, 5वीं और 7वीं के सिलेबस में बदलाव हुआ है, जबकि पिछले साल कक्षा 2री, 3री और 6ठी में बदलाव किए गए थे। इन बदलावों की वजह से अब तक नई किताबें बाजार में नहीं आई हैं। अप्रैल का महीना निकलने के बावजूद बच्चों को ज़रूरी किताबें नहीं मिल पाई हैं, जिससे उनकी पढ़ाई अधर में लटकी हुई है। शाहदरा के कुछ बुक विक्रेताओं का कहना है कि हर साल सिलेबस बदलने की वजह से उनका काम प्रभावित हो रहा है। अप्रैल के महीने में जब बिक्री सबसे ज़्यादा होती थी, इस बार वो बिल्कुल ठप हो गई है। छात्र और पेरेंट्स भी किताबों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें नई किताबें नहीं मिल रही हैं। सिर्फ मैडम 4th और 5th क्लास की किताबें नहीं आ रही, बाकी सब क्लास की तो किताबें आ रही हैं। 6th, 7th या सभी सब आ रही हैं।
4th 5th क्लास में सभी बुक्स नहीं मिल पा रही? हाँ, 4th 5th में, 4th और 5th में नहीं मिल पा रही कोई सी भी किताब। हाँ, तो बच्चे फिर आके मतलब किस तरीके से आते हैं? पूछ के चले जाते हैं। और एक स्कूल वालों ने बना रखा है कि 7वीं क्लास का सिलेबस बदल रहा। गवर्नमेंट ने भी सिलेबस कोई बदला तो है नहीं। गवर्नमेंट ने तो भी वही किताबें छाप के दी हैं। स्कूल वालों ने प्रोपेगेंडा फैला दिया कि सिलेबस बदल रहा है। अच्छा। तो बस एक 7वीं क्लास के बच्चे भटक रहे हैं। सुनते तो हैं जी, कई बार अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में भी सुनते हैं कि छापा पड़ गया, बुक पकड़ी गई। वो तो हाई लेवल का खेल है। ये छोटे मार्केट में आ रही है ऐसे बुक्स दिख रही है नहीं? अब ऐसे पता तो लगता ही नहीं ना, आप पता लगा ही नहीं पाओगे। दोनों सामने रखे होंगे, पता ही नहीं लगेंगे आपको कैसे है कैसे नहीं। बाजार के अंदर अब हमने अगर मान लो बाजार में 50 किताबें खरीदी, उसमें से 5 नकली हो या मैन्युफैक्चर ने 10 नकली डाल दी, हमें क्या पता लगेगा? हमने तो उससे 5000 किताबें उठानी है। अब हम एक ही किताब तो चेक कर नहीं सकते। 4th का, 5th का, 7th का आते हैं। जब है ही नहीं बुक्स तो लेके क्या जाएंगे मैडम? कहेंगे क्या? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आ रहे वैसे बच्चे पूछने के लिए? बच्चे तो आते ही हैं। नहीं, 4th 7th नहीं आ रहा इस समय। जो नया सिलेबस आना है ना, बदल गया है, वो नहीं आ रही है। 5th क्लास के साथ भी यही? 5th भी नहीं आ रही है। अच्छा, 4th, हाँ वो चेंज हो गया है ना, 4th 5th 7th, इसलिए बुक्स नहीं आ रही है। तो ये हर साल होता है क्या चेंज, या फिर इस साल ही खास तौर पे चेंज किया? नहीं, पिछले 2 साल से हो रहा है ना चेंज। पहले 1st क्लास हुई, फिर 2nd, फिर 3rd। इस साल जो है 4th 5th और 7th। अब नेक्स्ट ईयर 8th होगा, अब देखो 9th होगा। हर साल जो नई क्लासेस के लिए? हाँ, हर साल। मतलब परेशान होते हैं? हाँ, अब स्कूल में पुरानी लगी हुई हैं, पुराना सिलेबस चल रहा है, वो भी नहीं आ रही है। जो नया आना वो भी नहीं आई है अभी। प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को ऐसे? हाँ, बच्चों को तो प्रॉब्लम होगी, वो किताब ही नहीं आएगी। नहीं आ रही है? 4th की नहीं आ रही, 7th की नहीं आ रही है, और 8th की भी नहीं आ रही है। रीज़न क्या है? शॉर्ट है किताबें। जब एक जने को ये पूरी अथॉरिटी दे देंगे तो फिर किताबें कहाँ से आएगी? अभी एक का अमेज़ोन वालों का पेट भर रहे हैं। अच्छा। इन्होंने सारा ठेका, हाँ, अमेज़ोन ऑनलाइन सप्लाई करता है, तो इन्हें सारा ठेका उसे दे दिया है NCERT वालों ने। तो फिर दुकानों में किताबें कहाँ से मिलेंगी? ऑनलाइन ही बिकेगी। जब एक का पेट भरना, हम तो बेकार हो गए ना दुकानदार। तो ये सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन पहले तो अमेज़ोन का इन्होंने राइट इशू कर दिया, तो हमें कहाँ से मिलेगी किताबें? हमें तो बाद में देंगे, जब सेल खत्म हो जाएगी उसके बाद हमें देंगे, तो हम क्या बेचेंगे? नकली किताबें भी छप रही हैं? नकली छपेंगी, ये तो NCERT जब माल नहीं देगी तो नकली छपेगी। आज मजदूर दिवस के मौके पर गीता कॉलोनी के समुदाय भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संजय गहलोत ने 12 वार्डों से आए सफाई कर्मचारियों को उनकी मेहनत और सेवा के लिए सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया। संजय गहलोत ने कहा कि दिल्ली को साफ सुथरा रखने में सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए आज के दिन उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। कर्मचारियों ने भी इस सम्मान को लेकर खुशी जताई और कहा कि ऐसे सम्मान से काम करने का उत्साह और बढ़ता है। देखिए, मजदूर दिवस का महत्व क्यों है? क्योंकि सन 1894-95 में जब अमेरिका में ये व्यवस्था थी कि कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनको 12 से 16 घंटे काम करना पड़ रहा था, तब वहाँ पुलिस और मजदूरों के बीच में बहुत हिंसक घटनाएं हुई थी। जो प्रमुख ज्वलनशील मुद्दा है हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए, एक बहुत ही हिटलरशाही वाला आदेश जो पारित किया गया कॉर्पोरेशन की तरफ से कि 5 बजे सब रिपोर्ट करेंगे। अब देखिए, महिला भी भारी संख्या में है, यहाँ पे पुरुष भी हैं ना, तो उसमें 5 बजे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होती है कि लोग कैसे आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले वहाँ से आएंगे, वो कैसे पहुँच पाएंगे? हाँ, हम ये विश्वास लाते हैं कि हमारे कर्मचारी, इन्हें तनख्वाह मिलती है तो काम भी करते हैं, नहीं तो हज़ारों मीट्रिक टन कूड़ा कैसे पहुँच जाता है इनके बड़े बड़े जो पहाड़ बने हुए कूड़े के। तो इसमें सरकार से अपना जो भी मेरा दायित्व है उसमें पूरी कोशिश की जाएगी। और यहाँ आने से पहले अभी जो मेयर है हमारे राजा जी, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कहाँ से ऐसी अफवाह आ रही है। मुझे लगता है कि जो दूसरी पार्टी है उनकी साजिश है, क्योंकि ना तो कमिश्नर के आदेश हैं और ना ही मेयर के उसके अंदर आदेश है। उसमें साफ साफ एक पेज पे लिख के दे दिया, उसी को आधार बना के अफवाह से फैल रही है। हम अपने कर्मचारियों को ये विश्वास लाते हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे, और जो हमारा वास्तविक समय है 6:30 से 2:30 बजे तक का, या सर्दियों में 7 बजे से 3 बजे तक का, वही रहेगा, ये विश्वास लाते हैं। आज MCD पर्यावरण सहायक यूनियन का स्थापना दिवस है। 1 मई को जो मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में हमने स्थापना दिवस मनाया है। और जैसा कि पूरे दिल्ली के अंदर ये अफवाह है कि सुबह 5 बजे कर्मचारी को रिपोर्ट करनी होगी, उसी विषय को लेकर के हमने चेयरमैन साहब से बात की है, इनको पत्र भी सौंपा है, और हमें आश्वासन दिया चेयरमैन साहब ने, इस तरह का कोई भी काला कानून कर्मचारियों के ऊपर लागू होने नहीं दिया जाएगा। कि जैसे ये काला कानून हमारे लेबर पे के हमारे मजदूर व्यवस्था पे लगा रखा है, हमारे लेबर पे, हमारे मजदूरों पे, इसको हटाने के लिए हम अपने आयोग के चेयरमैन साहब से हम यही आश्वासन रखते हैं
विश्वास करके, क्योंकि अभी तक 5 साल के कार्यकाल में हमारे साथ चले हैं, हमारी बातों को सुना है, आवाज़ उठाई है, मगर आज भी उठाएंगे, हमें विश्वास है। जी, आज 1 मई है और इस 1 मई पे हमारी एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन का चौथा स्थापना दिवस भी है, जहां अपनी एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन का हम चौथा स्थापना दिवस मना रहे। पहलगाम में हुई घटना के बाद लोगों में गहरा आक्रोश है। इसी गुस्से को जाहिर करने के लिए जगह जगह कैंडल मार्च और रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी सिलसिले में विश्वासनगर के ईस्ट एंड क्लब में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पहलगाम में मारे गए लोगों को याद किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि जब तक पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। सभा में भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर अशोक पाठक ने लोगों के सवालों के जवाब दिए और बताया कि आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है। इसके अलावा कई सेवानिवृत्त सेनाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अपने अनुभव और विचार लोगों के साथ साझा किए। कार्यक्रम के अंत में एक शपथ पत्र पर भी सभी ने साइन किया और वादा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे भी सेना के साथ खड़े होंगे और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। देख ही रहे हैं कि यह चर्चा जो है वो पहलगाम और वहाँ जो घटना हुई उसको लेकर के है। जाहिर तौर पर पूरे देश का सेंटीमेंट जो है उसके इर्द गिर्द है और एक गुस्सा जो है पूरे देश में फैला हुआ है। उसी की अभिव्यक्ति आप इस गोष्ठी को मान सकते हैं। देखिए, नागरिक निष्कर्ष नहीं निकालता है। निष्कर्ष तो जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ होगा एक्शन, और उन्होंने एक बैठक के बाद ही कहा है, सिक्योरिटी की कमेटी की बैठक के बाद, तो निष्कर्ष तो वह निकालेंगे और एक्शन भी वह करेंगे। हम नागरिक के तौर पर उसके साथ रहें, यह हमारा फर्ज है और यह हम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि पहलगाम जैसी घटनाएं हमारे देश में अब नहीं होनी चाहिए और भारत को इस तरह ऐसे कौन से कूटनीतिक और मिलिट्री ऑप्शंस या अपनी पॉपुलेशन को सिखाने के ऑप्शन क्या लेने चाहिए जिससे कि हम ऐसी पोजीशन में आ जाएं कि पहलगाम दोबारा रिपीट ना हो। देखिए, इस तरह की घटनाएं जब भी जहाँ भी होती हैं, आपने चाहे इज़राइल और हमास का युद्ध देखा, ईरान इराक का युद्ध देखा, या अफ़गानिस्तान में तालिबान और बाकी देश का युद्ध देखा, तो लोग तो जन आक्रोश होता ही है और जन आक्रोश को चाहिए सवाल का जवाब। जब सवाल का जवाब नहीं मिलता तो लोग तकलीफ़ होती है। देखिए, अभी आपको पता ही है कि पूरा राष्ट्र स्तब्ध है और पूरा राष्ट्र जो है एक बहुत आक्रोश में है। जिस प्रकार से पहलगाम में जो टूरिस्ट थे उनको मारा गया, उनका धर्म पूछकर जो आतंकवादियों ने कार्रवाई की है, उससे पूरा राष्ट्र एक सदमे की स्थिति में है। और कहीं ना कहीं हर नागरिक के मन में ये है, एक प्रश्न है और वो ये चाहते हैं कि उन्हें इस प्रश्न का जवाब मिले, उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिले कि भाई हमारी तरफ से क्या कार्रवाई होगी। इसको निश्चित, और उसी से उनके अंदर वो फिर से आत्मविश्वास आएगा जब जो वो कार्रवाई देखेंगे कि हाँ, भविष्य में इस प्रकार की घटना ना होने पाए। तो कार्रवाई हमारी तरफ से देखिए 2 प्रकार से है। एक तो सीधे जहाँ जो एक्शन हुआ है, देखिए हमेशा इस केस इन सभी केसेस में हमें भी एक अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग कार्यवाही करनी ही होगी। और आप देख रहे हैं ऑलरेडी वो हो रहा है, सुरक्षा एजेंसियाँ लगी हुई हैं, मिलिट्री फोर्स भी लगी हुई है। ये जिस तरह से आतंकवाद देश के अंदर पाकिस्तान ने यहाँ बढ़ावा दिया हुआ है हमारे देश के अंदर, उसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही तीनों आर्मीज़ के चीफ को कह दिया है, आप अपना समय तरीका खुद स्वयं निश्चित करें और उस पर आक्रमण कर उसको आतंकवाद को जमीन से बिल्कुल एकदम समाप्त कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस दरिंदगी को पाकिस्तान ने, क्योंकि ये कहा जाए गीदड़ों का काम होता है, शेर आए तो शेर की तरह से लड़े, आमने सामने आए, पता लग जाए किसकी बाजुओं में दम है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। दिल्ली के यमुना पार इलाके में दिलशाद गार्डन की निगम पार्षद बहन प्रीति के नेतृत्व में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन दिलशाद गार्डन के ए पॉकेट से शुरू होकर आसपास के इलाकों में हुआ। इस रैली में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। पार्षद बहन प्रीति ने कहा कि ये हमला बहुत ही निंदनीय है और सरकार इसका कड़ा जवाब देगी। कैंडल मार्च में शामिल महिलाओं ने नारे लगाए, आज की नारी सब पर भारी।
महिलाओं ने कहा कि अगर सरकार उन्हें छूट दे तो वे आतंकवादियों को करारा जवाब देंगी। इस प्रदर्शन में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस हमले का समर्थन कोई सच्चा मुसलमान नहीं कर सकता और आतंक का इस्लाम में कोई लेना देना नहीं है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कैमरे के सामने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप देख रहे हैं पहलगांव में जो दर्दनाक घटना हुई, उसके लिए हमारे सारे लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। तो मेरी सभी बहनों ने निर्णय किया कि हम लोग कैंडल मार्च करेंगे, क्योंकि महिला किसी भी काम में पीछे नहीं है। ये सच है कि हम लोग फ्रंट पे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ तो हम अपनी मजबूती दिखा सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ हम खड़े हैं। वो जो भी करेंगे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करेंगे। सर मैं ये कहना चाहूँगी, मोदी जी से अपील करना चाहूँगी, एक बारी बस हमें परमिशन दे, घर के अंदर घुस के एक एक को मार के आएंगे, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मतलब भारत की नारी सबसे भारत की नारी जाग चुकी है, पहले भी जागी थी और इतना दर्दनाक सीन देखकर हमारा खून खोल रहा। चुन चुन के मारो, मौका है, बार बार नहीं आता, बहुत हो गया, अब अंत है बस। मतलब स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक कुछ नहीं है, जड़ पे खत्म करो। आज आप देख रहे हैं जो कैंडल मार्च निकाला जाता है, मैं सबसे पहले नमन करता हूं उन माओं को, उन बहनों को जिनके घर से परिवार से कोई ना कोई गया है, और मैं विरोध करता हूं पाकिस्तान का, क्योंकि मेरी नस्ल में हिंदुस्तानी खून पहले है और धर्म बाद में है। धर्म से ऊपर मेरे लिए पहले मेरे हिंदुस्तान के लोग हैं, और मैं अपने मुल्क के लिए अपने परिवार को भी शहीद कर सकता हूँ, मैं भी शहीद हो सकता हूँ। क्या अगर इंशाल्लाह हम मुसलमानों का खून अगर इस देश को देने के लिए नौबत आती तो सबसे पहले हम हैं। काश अगर तेरे नाम पे जंग होगी तो सबसे पहले हम जैसे बुज़दिल इस जंग में सबसे आगे होंगे। ककड़ुमा के शाहदरा जिला कोर्ट ने भविष्य इंडिया सिटी प्लाजा परियोजना में धोखाधड़ी के मामले में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने हर्ष विहार थाना प्रभारी को 1 सप्ताह के अंदर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार की कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपराध हुआ है और इसकी पुलिस जांच जरूर करे। अदालत का ये फैसला निचली अदालत के 26 सितंबर 2023 के आदेश को पलटते हुए आया है। ये मामला शिकायतकर्ता भानु प्रताप की पुनः निरीक्षण याचिका से जुड़ा है। भानु प्रताप के भाई ने संवाददाता विवेक पठानिया से बात करते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करने में उन्हें 4 साल लग गए। आरोप है कि संजय जैन और शुभेंदु दास ने उन्हें व्यापार में मोटे लाभ का लालच देकर फंसाया। शिकायतकर्ता ने 21 लाख से ज़्यादा रुपए में दुकान बुक कराई और 12 लाख से ज़्यादा रुपए भुगतान कर दिए, लेकिन बाद में पता चला कि जिस जमीन पर परियोजना प्रस्तावित थी वह अर्श साहित्य प्रचार ट्रस्ट की थी, ना कि आरोपियों की। पीड़ित के वकील नितिन निचोड़िया ने बताया कि इस तरह के आर्थिक अपराध राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए जांच अनिवार्य है। पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच जारी है। देखो जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में ये छोटी सी उपलब्धि अभी हमें हासिल हुई है कि कम से कम उन लोगों के खिलाफ़ एफआईआर हुई है, और जुडिशरी पे कम से कम इतना ज़रूर भरोसा है कि पुलिस चाहे आपकी सहायता करे या ना करे, लेकिन एटलीस्ट ये है कि जुडिशरी में अभी भी आपकी बात सुनी जाती है और न्याय पे मतलब आपको न्याय मिलेगा। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें क्या है कि जो ये लोग हैं अभियुक्त जो हैं इसमें, वो लोग बहुत ही शातिर किस्म के लोग हैं। असल में क्या है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। बहुत सारी एफआईआर हैं उनके खिलाफ़, यूपी में भी दिल्ली में भी। उनका यही काम है, वो किसी भी जगह को दिखा के बता देंगे ये हमारी जगह है, हम इसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या रेजिडेंशियल जो भी है। वो अपने आप को एक तरीके से बिल्डर या इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में, जिससे लोगों का विश्वास बने। देखो, बात अगर मैं पीड़ित की करूँ तो सन 2018 का ये मामला है। 2018 में 12,39,000 रुपये एक व्यक्ति ने हमसे लूट लिए और आज तक उसमें से 1 रुपया भी उसने हमें वापस नहीं किया, जिसमें से 6,39,000 रुपये तो लीगल ट्रांजैक्शन के माध्यम से गए हुए हैं कि उसमें हमने चेक दिया था। और उसके पास ना तो उस ज़मीन का कोई राइट था कि ये उसे बेच सकता है। उसने घर से जो भी पैसे इसका लेन देन करना था, इस तरीके से उसने एक माहौल बनाया कि भाई हम कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, आप हमारी ज़मीन खरीदोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, इस तरीके का एक माहौल बना दिया। हमने वो ले भी ली। हम उसकी विजिट वहाँ करने ना जाएँ तो उसमें तुरंत के तुरंत कि सर हम आ रहे हैं, हम लड़का भेज देते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। चलो हमने जब वो ले लिया, उसके बाद में हाई कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया, नोएडा की अथॉरिटी ने उसे स्टे कर दिया। उसके बावजूद भी वो हमसे पैसे लेके जाता है, वो भी चेक के माध्यम से। हमने थाने में जाकर के रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे साथ इस तरीके से चीटिंग होगी है। हालांकि थाने वालों ने हमसे बड़ा अच्छे से कोऑपरेट किया, लेकिन वही रवैया उनका उस तरीके का कि जैसे ही उन्होंने सेकंड पार्टी बुलवाई
और उन्होंने लिख के दे दिया कि ये तो सिविल मामला है, इसमें हमारा कोई मामला नहीं बनता है। हम 156(3) में कोर्ट आ गए। कोर्ट में वो बड़े लंबे उसमें एक उसकी प्रक्रिया चली, प्रक्रिया चलते 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 उसमें सेकंड पार्टी इन्वॉल्व हो गई और वो बीच में आ गई कि हमारा इसमें फैसला करा दिया जाए जी, हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। मध्यस्थता हुई तो उन्होंने 6,39,000 जो लीगल ट्रांजैक्शन थी वो तो एक्सेप्ट करी, बाकी को डिनाई करके कि जी हम ये नहीं देंगे, ये अगर आपको पैसे लेने हैं तो हम मीडिएशन में सेटल कर लेते हैं। तो उस बात पर हमारी बात बिगड़ गई तो पार्टी ने क्या काम करा, फॉल्स एलिगेशन लगा दिए कि ये हमारे जो है साथ बदतमीजी कर दी कड़गड़डुमा कोर्ट में मीडिएशन में, और हमें इस कोर्ट से निकाल करके रोज एवेन्यू कोर्ट या फिर किसी और कोर्ट में जो है हमारा केस का ट्रायल किया जाए। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।